हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से कौन देश के पहले लोकपाल बन गए हैं। ऑप्शन है प्रदीप कुमार मोहंती, पिनाकी चंद्र घोष, अभिलाषा कुमारी, दिलीप बी भोसले। सही जवाब है पिनाकी चंद्र घोष या पीसी घोष। अगर लोकपाल की बात करें तो आपको सबको पता होगा कि ये जो डिमांड थी इंडिया में पब्लिकली, एक पहला ऐसा कोई डिमांड था जो इंडिया के जनता के अंदर से निकला हुआ है। और इसके लिए पहला जो बिल था वो 2001 में वैसे तो आ गया था, लेकिन इसका जो आंदोलन था जो 2011 में अन्ना मूवमेंट के नाम से जाना गया, और उसके बाद ही जो केजरीवाल जैसे नेता यहाँ इस आंदोलन से निकले, फिर आम आदमी पार्टी हुई, तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन इस सारे आंदोलन के जड़ में एक ही चीज थी कि लोकपाल बनाया जाए केंद्र में और लोकायुक्त तो राज्य में। अब जाके जब 2013 में इस बिल को लोकसभा में पारित किया गया तो सीधे 5 साल के बाद अब हमें देश का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष के रूप में हमें मिल गया। और इसकी जो नियुक्ति होती है, जैसे केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट करती है, और जो स्टेट में होता है लोकायुक्त उसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर। प्रेसिडेंट ने अपने एक लेटर के तहत ये बताया कि हमने पिनाकी चंद्र घोष जी को लोकपाल नियुक्त किया। उनके साथ 8 जो है उनके जुडिशियल मेंबर होंगे, एक जुडिशियल और नॉन जुडिशियल मेंबर होंगे। कौन कौन है जुडिशियल मेंबर में? न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी। वहीं अगर गैर न्यायिक नॉन जुडिशियल में देखें तो दिनेश कुमार जैन है, अर्चना रामसुंदरम है, महेंद्र सिंह है, डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम है। तो ये सारे लोगों जो है वो इनके साथ रहेंगे लोकपाल के साथ। और ये लोकपाल क्या काम करता है? उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने और उस पर कार्यवाही करने के लिए इस पद को बनाया गया है। अगर मैं इसकी बात करूं न्यायमूर्ति पीसी घोष की, पिनाकी चंद्र घोष की, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो है उनके जज रह चुके हैं, और आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है वहां के ये पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और अगर इनके पुराने सारे मामलों को जिस पे इन्होंने अपनी जो पिनाकी चंद्र घोष जी ने अपनी जो जुडिशियली निर्णय दिए हैं उसमें बार बार उन्होंने ह्यूमन राइट को दोहराया है, और वो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके वो मेंबर भी हैं। तो इतनी सारी इनके साथ जो है आप कह सकते हैं इनके सारे क्वालिफिकेशन होते हुए ही एक सही व्यक्ति का जो है चुनाव हुआ है। उसके साथ ही अगर आप देखें तो ये सारे मेंबर्स हैं, ये भी बहुत ही एमिनेंट मेंबर्स हैं जिन सबको इनके साथ नॉन जुडिशियल मेंबर के रूप में चुना गया। अगला सवाल, मुकेश अंबानी ने किस कंपनी के बकाया भुगतान करने में मदद के लिए छोटे भाई अनिल अंबानी की आरकॉम को 450 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की? ऑप्शन है दसॉल्ट एविएशन, एरिक्सन, माइक्रोसॉफ्ट, हुआई। सही जवाब ऑप्शन बी एरिक्सन। एरिक्सन के साथ एक मामले में अनिल अंबानी की जो आरकॉम कंपनी है उन्होंने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को आदेश जारी किया और जिसमें बताया कि उनके अनिल अंबानी की जो कंपनी है उनको एरिक्सन को देने के लिए 550 रुपये उन्हें देने हैं, और ये उन्होंने पैसे नहीं दिए, जिसके बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है दोषी ठहराया गया, और हो सकता था कि ये पैसे ना देने के बाद इन्हें जेल भी जाना पड़े। इन सारी चीज़ों के बीच फिर इनके लिए जो बहुत बड़े एक हेल्प के रूप में आए वो थे इनके बड़े भाई मुकेश अंबानी। उन्होंने ये सारे पैसे चुकता कर दिए, और जिसके बाद अनिल अंबानी ने एक थैंक यू नोट भी उन्हें भेजा कि वो हमारे बड़े भाई हैं, और भैया और भाभी का उन्होंने बहुत ही सम्मानजनक शब्दों में उन्हें जो है थैंक यू बोला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक शुरुआत है। अगर चूंकि ये दो भाइयों के बीच जो विवाद हुआ था उसके बाद ही रिलायंस इंडस्ट्री को बांटा गया था, अगर किसी न किसी तरह अगर फिर से दोनों मिल जाएं तो ये भारत ही नहीं विश्व में एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल, इंडिया पोस्ट ने किस पर्यावरण पहल पर एक विशेष स्टाम्प कवर जारी किया? ऑप्शन है हरित ऊर्जा, आइस स्तूप, हाइड्रोजन लाइट्स, हरित विद्युत। सही जवाब ऑप्शन बी आइस स्तूप। आइस स्तूप पर एक विशेष स्टाम्प कवर जो है डाक विभाग ने, पोस्ट डिपार्टमेंट ने इसे जारी किया है, जिसका उद्देश्य है जो हिमनदों को नष्ट करने के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और हिमालय के आसपास की पारिस्थितिकी को प्रभावित करना है, जिससे कि यहाँ पे उन हिमनदों को नष्ट होने से बचाया जा सके।
हिम स्तूपों की बात करें, जो आइस स्तूप है उसको कृत्रिम ग्लेशियर के रूप में भी जाना जाता है और इसे पानी की कमी की जो समस्या है उसे कम करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि लद्दाख के किसानों को इससे फायदा होएगा ये हिम स्तूपों से, क्योंकि उनके पास ग्लेशियर की कमी के कारण पानी की कमी हो रही है उनके, और जिसके कारण वहाँ खेती में बहुत परेशानी हो रही है। तो अगर हम आइस स्तूप बनाएंगे तो ये समस्या दूर हो सकती है और इसी में अवेयरनेस के लिए एक विशेष स्टाम्प का कवर जारी किया गया। अगला सवाल, किस क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को मुआवजे के रूप में 11 करोड़ रुपए दिए? ऑप्शन है पीसीबी, ईसीबी, सीए, एलएलसी। सही जवाब ऑप्शन ए पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने हाल ही में ये बात बताई कि एक विवाद निपटारे में वो जो कि केस हार गया पाकिस्तान, और उस मुआवजे के एवज में $16 लाख 11 करोड़ रुपए की राशि जो है उन्होंने बीसीसीआई को दी। मामला क्या था? मामला ये था कि बीसीसीआई और पीसीआई के बीच में एक करार हुआ था जिसके तहत बताया गया था कि 2016 से 23 के बीच कुछ नंबर ऑफ मैचेस खेलने हैं, जो कि मैचेस भारत नहीं खेल पाया क्योंकि भारत ने ऐसा दलील दिया आईसीसी के पास कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण वो ये मैच नहीं खेल पाए। इसी के खिलाफ पाकिस्तान जो है आईसीसी के जो विवाद समाधान समिति है उसके पास गया था भारत की शिकायत करने, लेकिन चूंकि भारत ने सही रीजन दिया तो इसके फलस्वरूप उसे ही ये मुकदमा हारा और उसके बाद उसे ये मुआवजे के पैसा जो है देना पड़ा। तो ये था पूरा मामला। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो एलएनटी ने किस कंपनी को अधिग्रहित करने की घोषणा की? ऑप्शंस हैं सॉफ्टटेक लिमिटेड, माइंडट्री, स्नैपशॉट लिमिटेड, जेनेटेक। सही जवाब ऑप्शन बी माइंडट्री कंपनी। ये जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है और सूचना प्रौद्योगिकी की सर्विस कंपनी है, और जिसे अभी एलएनटी ने बोला है कि हम इसे जो है एक्वायर कर लेंगे और अपने अंदर जो है अधिग्रहित कर लेंगे। लेकिन इसके ऊपर बहुत ही बड़ा बवाल है क्योंकि ऐसा ये पहला कोई एक्विजिशन होगा जिसमें जो एक तरह से जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है, क्योंकि ये जो एक्विजिशन हो रहा है ये मैनेजमेंट के तहत नहीं हो रहा है बल्कि सीधे शेयर धारकों के जरिए की जा रही है। मामला समझिए, अगर मैनेजमेंट के 4 बोर्ड हैं, 4 बोर्ड मेंबर हैं, उन्होंने इस एक्विजिशन की बात नहीं मानी है, तो एलएनटी ने क्या कहा, जो इनके जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं इन सबको इंडिपेंडेंटली जो इन सब के शेयर खरीद लिए, और जिसके कारण क्या हो गया, जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हैं वो एलएनटी के पास चले गए, और जैसे ही मेजॉरिटी ऑफ शेयर एलएनटी के पास जाएंगे इसका मतलब कंपनी सीधे सीधे इसके अंदर एक तरह से एक्वायर हो जाएगी, जिसके विरोध में इसके जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने काफ़ी अपना जो है ये इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट बताया है कि ये सही बात नहीं है। एलएनटी के बारे में अगर बात करें तो ये जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और माइंडट्री जो है एक आईटी कंपनी है, मुख्यालय बेंगलुरु में, स्थापना 1999 में हुई थी। 2017-18 में इसकी राजस्व की बात करें, रेवेन्यू की, तो $84.7 करोड़ है, और इसमें लगभग 19,909 लगभग 20,000 के करीब जो है इसमें कर्मचारी हैं। लेकिन चूंकि ये जो एक एक्विजिशन हो रहा है ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है मैनेजमेंट के थ्रू, इसीलिए इसको लेके बहुत सारी बातें अभी मार्केट में आ रही है, न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है। अगर एक इमेज के माध्यम से मैं आपको बताऊं तो ये सारा मामला शुरू हुआ है वीजी सिद्धार्था जी के तहत। वीजी सिद्धार्थ कौन है? कैफे कॉफी डे के ये फाउंडर हैं और इसके ऑनर रहे थे। इन्होंने क्या किया था, जब शुरुआत ही हुई थी माइंडट्री तो इसमें उन्होंने अपना शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया, और अभी जो इनका शेयर होल्डिंग है वो लगभग 20.41% का शेयर होल्डिंग है। वहीं फाउंडर जो हैं, जो 10 लोगों ने मिलकर इसे किया था, अब लगभग 4-5 जो है मेन फाउंडर हैं, उनके लगभग बच गए हैं कंपनी में 13.32। रिटेल इन्वेस्टर हैं 17.75, फॉरेन पोर्टफोलियो है 40.18, म्यूचुअल फंड है इतना। अब क्या हुआ, वीजी सिद्धार्थ ने एलएनटी को कांटेक्ट किया और बताया कि मैं इसे बेचना चाहता हूं, आप खरीद लीजिए। एलएनटी ने खरीद लिया। एलएनटी ने बताया कि अब मैं रिटेल जो है डायरेक्ट जो इन्वेस्टर है मैं उनसे भी ले लूंगा, और इस तरह से अब चूंकि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है वो फाउंडर ग्रुप के पास है, तो जैसे ही मेजॉरिटी स्टेक होल्डर आएगा ये अपने आप कंपनी इसके पास चली जाएगी। एलएनटी ने इसे बोला कि ये कोई बैड इंटेंशन के साथ इसकी जो एक्विजिशन नहीं हो रही है, फिर भी जो इनके फाउंडर हैं उन्हें लगता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें अभी चल रही है, आगे जैसा होगा उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर।
किस देश की अदालत ने नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? ऑप्शन से जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल। सही जवाब ऑप्शन सी ब्रिटेन। ब्रिटेन के कोर्ट ने अभी जो भारत ने जो एक रेड कॉर्नर नोटिस दिया है जिसके तहत इसके प्रत्यर्पण की बात हो रही है नीरव मोदी के, उसके तहत ब्रिटेन के एक कोर्ट ने इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले अगर आपने न्यूज देखी होगी तो नीरव मोदी को ब्रिटेन या लंदन के रोडों पे घूमते हुए देखा गया था, और जिसके बाद भारत के जो जांच एजेंसी है उसने ब्रिटेन के ऑफिशियल्स के साथ एक रिक्वेस्ट की कि इसे एक्स्ट्राडिट किया जाए, इसे प्रत्यर्पण किया जाए। नीरव मोदी कौन है? पीएनबी में जो एक स्कैम हुआ है पैसे का, उसका जो है ये मुख्य आरोपी है पीएनबी घोटाले के। इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो में बताए हैं, आप पुराने वीडियो को रेफर करें। और उसके बाद उनके प्रत्यर्पण के बाद ही ये जो है एक तरह से वहां पे वारंट जारी किया गया है। अगला सवाल, इनमें से किसे एबल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है रॉबर्ट पी लैंगलैंड्स, करेन उहलेनबेक, यवेस मेयर, सर एंड्रयू जेविल्स। सही जवाब ऑप्शन बी कैरेन उहलेनबेक। इन्हें इस बार 2019 का जो है एबल पुरस्कार से, एबल अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये 21 तारीख को जो है इसका जो है ये रखा गया, जिसमें इन्हें दिया गया है कैरेन उहलेनबेक को। एक बहुत ही बड़ी इसके साथ एक फैक्ट है कि शी इज द फर्स्ट वीमेन टू गेट दिस अवार्ड। ये पहली ऐसी महिला है जिसे एबल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। अब एबल पुरस्कार की बात अगर करें तो ये हर साल मैथमेटिशियन के, उनके जो बहुत अच्छे जो जिन्होंने काम किए उसके लिए नॉर्वे की जो राजा हैं वो देते हैं हर साल। और कैरेन उहलेनबेक को ज्यामितीय विश्लेषण और गॉस सिद्धांत में अपने मौलिक काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वे प्रिंसटन विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ अनुसंधान रिसर्च स्कॉलर हैं, साथ ही अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में भी वो सहयोगी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये नॉर्वे के राजा द्वारा ये शुरू किया गया, एक या अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। 2001 से ये एबल पुरस्कार शुरू हुआ। अगला सवाल, आरबीआई ने किस बैंक को निजी क्षेत्र के बंधन बैंक में सिर्फ 9.9% की हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दी? ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक, जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने जो बंधन बैंक का एक स्मॉल कंपनी थी ग्रुप फाइनेंस, इसे एक्वायर किया, और जिसके बाद क्या था कि बंधन बैंक के भी कुछ शेयर जो है ग्रुप फाइनेंस में थे। अब एचडीएफसी ने कहा चूंकि इसे मैंने एक्वायर कर लिया तो जो बंधन बैंक के जो शेयर होंगे उसे भी कुछ हमारे पास होने चाहिए। इसके लिए उसने आरबीआई से परमिशन मांगी कि हमें कम से कम 14.96% की जो है मंजूरी हमें देनी चाहिए, लेकिन आरबीआई ने कहा नहीं, क्योंकि ये जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी थी ये एक क्या है, एनबीएफसी है, और एनबीएफसी किसी भी बैंक में सिर्फ 9.9% तक की हिस्सेदारी रख सकता है। इसीलिए बाय लॉ आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा, और इसीलिए एचडीएफसी को इतने हिस्सेदारी की बात लिमिटेशन दे दी गई है आरबीआई की तरफ से। दोस्तों, इसी के साथ हम यहीं खत्म करेंगे पहले सेगमेंट को, बढ़ेंगे दूसरे सेगमेंट पे, जहां पे हम बात करेंगे आपसे जो मैंने सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है, और साथ ही आपके लिए मैंने जो एक सवाल पूछा है उसका जवाब देखेंगे। मैंने पूछा था हाल ही में किस बैंक ने देश भर में कार्डलेस कैश निकासी के लिए योनो कैश ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। सही जवाब एसबीआई। एसबीआई का ही एक ऐप है योनो, यू ओनली नीड वन करके ये एक ऐप इन्होंने लॉन्च किया, लेकिन अब उसके बाद उन्होंने योनो कैश ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत क्या हुआ है कि अब एसबीआई के जितने भी एटीएम होंगे वहां पे अगर आपके पास एटीएम कार्ड ना भी हो फिर भी आप इस ऐप के जरिए आप सीधे सीधे कैश निकाल सकते हैं। उसी के लिए ये एक ऐप लॉन्च किया गया। अब एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के पतन के बाद से राष्ट्रपति बने रहे नूर सुल्तान नजरबायेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसका सही जवाब आप हमें लिख के भेजिए, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फीडबैक तो जरूर भेजिए, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सीधे सीधे इनबॉक्स में दिखे, और देखते रहें जागरणजोश.com। और इसी के साथ आप सबको हैप्पी होली।